सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 10 तक बताया गया था। अब आइए सेक्शन आपका 11 शुरू करना है। धारा 11 यानी कि सेक्शन 11। देखिए सेक्शन 11 से आपका निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है। प्री में भी एक क्वेश्चन बनता है और आपका मेंस में तो निश्चित ही बनता है और इंटरव्यू में भी बनता है। यानी कि धारा 11 को 11 पढ़ते समय भी लगता है और एक एक छोटी छोटी बातों को गौर भी करना है। यानी कि धारा 11 पढ़ते समय आपको एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए पढ़ना है। आइए धारा 11 में देखा जाए क्या दिया गया है। जहाँ तक सेक्शन 11 की बात है, जहाँ तक सीपीसी के सेक्शन 11 की बात है अर्थात धारा 11 की बात है। धारा 11 में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है। रेस जुडिकेटा सबसे पहले आपका रेस जुडिकेटा का अर्थ जानना है। यानी कि रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है। रेस का मतलब होता है एथिंग्स। एथिंग्स का मतलब ये होता है एक मामला या एक चीज या एक विषय या एक वस्तु। आप कह सकते हैं एक मामला या एक वस्तु या एक चीज। जुडिकेटा का मतलब होता है ऑलरेडी एडजज्ड। ऑलरेडी एडजज्ड अर्थात पहले से ही न्याय निर्णय, पहले से ही न्याय निर्णय ये आपका ऑलरेडी एडजज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी वस्तु जिस पर पहले ही न्यायालय का फैसला या निर्णय आ चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस जुडिकेटा क्या है तो आपका जवाब रहेगा एक ऐसा मामला या एक ऐसा विवाद जिस पर सक्षम न्यायालय ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले से ही निर्णय दे रखा है अर्थात न्यायालय ने एक बार निर्णय दे दिया है। तो रेस जुडिकेटा ये बताता है कि उसी विवाद को लेकर यदि दूसरी बार न्यायालय में जाया जाता है तो न्यायालय उस दूसरे वाद को डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वाद हेतु के लिए या किसी काज ऑफ एक्शन के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार परेशान किया जाए, बार बार नहीं। ये भी याद रखिए। अब पहला जो सिद्धांत आपको देखना है कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अगर सीपीसी में पूछे कि किन किन धाराओं में समाहित हैं तो ये जरूर याद रखिए। अभी आपका बिहार और यूपी सिविल जज के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। इंटरव्यू में पूछा गया था कि सीपीसी में रेस जुडिकेटा कहाँ कहाँ है तो दो धाराएं बताइएगा, एक धारा 11 और दूसरा धारा 13। अगर यही आपका सीआरपीसी कोरिलेट करके इंटरव्यू में खूब पूछा जा रहा है,
सीआरपीसी में रेह जुडिकेटा कहाँ है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 300 का क्लाज 1। अगर यही क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ ले, संविधान में पूछ ले कि संविधान में रेह जुडिकेटा कहाँ दिया गया है, या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 20 का आपका क्लाज 2 मारना है। अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 मारना है। अगर यही क्वेश्चन आपका साक्ष्य अधिनियम में दे दे, एविडेंस एक्ट में दे दे कि साक्ष्य अधिनियम में रेह जुडिकेटा का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 40 मारिएगा। यही क्वेश्चन अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दे दे कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर यानी कि संविधि के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 38 1C में रेह जुडिकेटा समाहित हैं। अगर यही क्वेश्चन पुलिस एक्ट यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 में पूछ ले, तो धारा 36 मारना है। और अगर यही क्वेश्चन आपका देखिए सीपीसी याद रखना है, सीआरपीसी याद रखना है, संविधान याद रखना है, एविडेंस याद रखना है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय याद रखना है, पुलिस अधिनियम याद रखना है, और एक रेह जुडिकेटा को विफल करने के लिए कौन सी धारा एविडेंस की है, तो 44, उसको बाद में बताया जाएगा। आइए सबसे पहले इनको एक एक लाइन समझिए, इंटरव्यू के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए एक एक लाइन से, सीपीसी की धारा 11 में पूर्व न्याय या प्रांग न्याय या रेह जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है, लेकिन ये कब लागू होगी? जब कोई निर्णय दिया गया हो और वह निर्णय इंडिया अर्थात भारत के न्यायालयों द्वारा दिया गया हो। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि भारत के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय रेह जुडिकेटा का काम करते हैं, ये किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 11 में। अगर यही क्वेश्चन हल्का सा घुमा दे कि फॉरेन जजमेंट यानी कि विदेशी निर्णय, जो फॉरेन जजमेंट हैं या विदेशी निर्णय हैं, ये विदेशी निर्णय रेह जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय का काम करते हैं, ये किस धारा में दिया गया है, तो आपका सेक्शन सीपीसी का 13 याद रखना है। अब आइए क्रिमिनल मामलों की, ये तो सिविल मामलों में है। जहाँ तक क्रिमिनल मामलों की बात है, आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में अभी झारखंड और उत्तराखंड में ये क्वेश्चन बना भी था कि सीआरपीसी में रेह जुडिकेटा कहाँ दिया गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 में। फिर आपका क्वेश्चन ये बना था इंटरव्यू में और झारखंड प्री में भी कि प्रांग दोष मुक्ति और प्रांग दोष सिद्धि यानी कि प्रांग दोष मुक्ति प्रांग दोष सिद्धि यानी कि प्रायर कन्विक्ट होना और प्रायर एक्विटल होना, ये सिद्धांत कहाँ है? प्रांग का मतलब हुआ पूर्व, ये अगर पूछे तो धारा 300 का क्लाज 1 मारिएगा। आइए एक उदाहरण देखा जाए। ए पर
बी की हत्या के लिए मुकदमा चला, ए पर बी की हत्या के लिए मुकदमा चला, ए सजा पाया। अब बी की ही हत्या के लिए क्या ए पर पुनः मुकदमा चल सकता है कि नहीं? तो कानून ये कहता है कि एक वाद हेतु के लिए किसी व्यक्ति को एक बार ही परेशान करना चाहिए, बार बार नहीं। अर्थात ए पर उसी अपराध के लिए दूसरा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी को रेह जुडिकेटा कहते हैं। यानी कि जब एक मामले में एक बार न्याय हो चुका है तो ऐसी दशा में उस पर दोबारा न्याय नहीं होगा। इसी को रेह जुडिकेटा कहते हैं। ये सिविल मामलों में भी लागू होता है, आपराधिक में भी। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। आइए संविधान देखा जाए। संविधान का अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में रेह जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित किया गया है। यानी कि एक मौलिक अधिकार भी है, ये याद रखें, फंडामेंटल राइट भी हैं। और किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 20 का क्लाज 2। अब क्लाज 2 थोड़ा देखा जाए। क्लाज 2 ये बताता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी अर्थात दोहरे जोखिम या दोहरे संकट या दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि जब एक बार उसे किसी अपराध के लिए मुकदमा चला, वह सजा पा लिया, तो उसी अपराध के लिए उसके खिलाफ दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, न ही उसे सजा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर एक उदाहरण चल रहा है, इसको भी हमें देखना है। आर्टिकल 20 के क्लाज 2 से जोड़कर और सीआरपीसी की धारा 1 से। अंधा कानून जो आप फिल्म देखे होंगे, अंधा कानून, उसी पर इस समय फिर सोशल मीडिया पर एक उदाहरण चल रहा है, उसको भी यहाँ समझाना है। देखिए, ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की और बी की हत्या के लिए ए पर मुकदमा चलता है और ए को सजा हो जाती है। याद रखिए, ए को सजा हो जाती है। बाद में पता चलता है कि मरने वाला बी नहीं था, बी तो जिंदा है। यानी कि जो बी है वह जिंदा है, मरने वाला तो कोई और था, बी मरा ही नहीं था और बी मरा नहीं, और बी के मरने पर ए को सजा हो गई। ए पुनः बी को पाता है, मार देता है। अब समस्या ये है कि क्या ए के खिलाफ माने पुनः बी की हत्या के लिए मुकदमा चलेगा कि नहीं? तो फिल्मों पर न जाइएगा, ये कानून है। ए पर बी की हत्या के लिए मुकदमा चलेगा। अब समस्या ये आई कि पहले ट्रायल का क्या होगा? तो पहला विचारण अवैध माना जाएगा। जो एविडेंस दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, साक्ष्य दिए हैं कि मरने वाला भी ही था, वो लोग मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भले दंडित हों, लेकिन ए को बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला विचारण अवैध माना जाएगा, क्योंकि बी मरा ही नहीं, गलती से बी की हत्या के लिए ए का विचारण हो गया था। अर्थात दूसरा विचारण चलेगा।
ये अच्छे से इसको तैयार रखना है। अब ये आया कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत समाहित है। तो अगर आपका ये पूछा जाए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है, तो आप मारेंगे धारा 40। अर्थात धारा 40 के तहत न्यायालय के जो पूर्ववर्ती निर्णय हैं उनको साक्ष्य में सुसंगत बनाया गया है, यानी कि कोर्ट द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय को साक्ष्य में रेलेवेंट बनाया गया है, सुसंगत बनाया गया है, ताकि न्यायालय द्वारा उसी विषय पर दूसरे मुकदमे को संज्ञान लेने और विचारण करने पर रोक लगाई जा सके। अगर आपसे पूछे कि आपका एविडेंस एक्ट में रेस जुडिकेटा किस धारा में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 40 में। खूब पूछा जाता है इंटरव्यू में। अगला जो आपको देखना है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर या संविधि, अभी आपका पिछली बार यूपीजे में ये अनुच्छेद पूछा गया था। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि या चार्टर के अनुच्छेद 38(1)(c) में रेस जुडिकेटा को, प्रांग न्याय को अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत माना गया है। देखिए कैसे माना गया है। सिविलाइज कंट्री या सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के जनरल प्रिंसिपल, यानी कि सामान्य जो सिद्धांत हैं, वे आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत माने जाएंगे। तो जो रेस जुडिकेटा है एक विश्वव्यापी नियम है। लगभग प्रत्येक देश ने, लोकतांत्रिक देश जो भी हैं, प्रत्येक देशों ने इसे स्वीकार किया है। अतः ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत बन गया है। और किस अनुच्छेद में? 38(1)(c) में। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 भी महत्वपूर्ण है। इस धारा में ये बताया गया है कि अगर कोई अपराध कह सकते हैं एक से अधिक कानूनों में आता है, तो हर एक कानून के तहत अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन दंड केवल किसी एक कानून के तहत ही दिया जाएगा। यानी कि मुकदमा भले ही आपका कह सकते हैं कि हर एक कानून के तहत चले, लेकिन जब सज़ा की बारी आएगी तो ऐसी दशा में सज़ा केवल एक कानून के तहत ही दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में, इंटरव्यू के लिए भी चलते रहना हमें। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए बनता है कि पूर्ववर्ती निर्णय या जो पहले का निर्णय न्यायालय का है वह रेस जुडिकेटा के रूप में लागू न हो, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या ऐसा कोई प्रावधान है जहां कि आप रेस जुडिकेटा को विफल कर सकते हैं। विफल का मतलब ये हुआ कि न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में काम न करे, रेस जुडिकेटा के रूप में, प्रांग न्याय के रूप में लागू न हो। तो आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 बताइएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में प्री में पूछा जा चुका है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 44
अगर पूर्ववर्ती निर्णय कब रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा, तो 3 बातें बताई गई हैं। यदि पूर्ववर्ती निर्णय या प्रीवियस जो जजमेंट था, यदि अक्षम न्यायालय ने दिया था, यानी कि जिस न्यायालय ने पहले का निर्णय दिया था वह उस निर्णय को सुनाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, अर्थात सक्षम नहीं था, तो वह निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करेगा। दूसरा यह है कि न्यायालय से निर्णय तो पाया गया, लेकिन फ्रॉड करके पाया गया, अर्थात गलत तथ्य दिखाकर न्यायालय से निर्णय ले लिया गया, यानी कि न्यायालय से ही फ्रॉड कर दिया गया, यानी कि कपट करके निर्णय ले लिया गया। तो न्यायालय ऐसे कपट द्वारा पाए गए निर्णय को रद्द करने की क्षमता रखता है। और तीसरा, यदि पक्षकारों ने दुसंधि कर दी, साठगांठ कर दिया, यानी कि पक्षकारों ने दुसंधि का परिणाम निर्णय है, कंक्लूजन का परिणाम है, साठगांठ जिसे कहा जाता है। साठगांठ का ने मिली भगत का परिणाम, यानी कि ए वादी था और बी प्रतिवादी था, ए और बी आपस में मिल गए और मिलकर निर्णय ले लिए न्यायालय से, और इसलिए लिए किसी का हित मार दिया जाए। ऐसी दशा में ए और बी के बीच में जो निर्णय हुआ है वह रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करेगा। फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, रेस जुडिकेटा को अगर विफल करना है तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि एविडेंस की धारा 44 का सहारा लिया जाएगा। आइए, रेस जुडिकेटा काफ़ी बड़ा आपका मैं बता दूं, पहले इनकी बातों को देख लिया जाए। एक तो धारा 11 को तोड़ लिया जाए, एक छोटी छोटी बातें चलना है। धारा 11 में कुल 8 स्पष्टीकरण हैं। पहला नियम याद रखिए, कितने स्पष्टीकरण हैं? 8 स्पष्टीकरण हैं, 8 एक्सप्लेनेशन है। फिर पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आपको देखना है, स्पष्टीकरण 4 तो हर हाल में याद रखना है। स्पष्टीकरण 4 को पूछा जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, अर्थात अन्वयिक प्रांगन्याय या प्रलक्षित प्रांगन्याय, प्रभाषित प्रांगन्याय, डीम्ड रेस जुडिकेटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 11 का स्पष्टीकरण 4, ये को पूछा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा होता क्या है और एक्चुअल रेस जुडिकेटा क्या होता है? देखिए, आपका हल्का सा बता दिया जाए, शुरुआती दौर में डिटेल में तो बताया ही जाएगा। मान लीजिए ए तथा बी के बीच किसी विवाद को लेकर मुकदमा चला। ए ने अपनी पूरी बात कही, बी ने भी अपनी पूरी बात न्यायालय में कही और जजमेंट आ गया। तो यह जो जजमेंट होगा, निर्णय होगा, ये निर्णय एक्चुअल रेस जुडिकेटा कहलाएगा, वास्तविक प्रांगन्याय, एक्चुअल रेस जुडिकेटा। और ये स्पष्टीकरण 3 में समाहित हैं, यानी कि एक पक्षकार ने डिमांड किया, दूसरे ने डिनाई किया और दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने निर्णय दिया है। तो ये जो निर्णय रेस जुडिकेटा का काम करेगा, ये स्पष्टीकरण 3 में आएगा और इसे
एक्चुअल रेस जुडिकेटा कहा जाएगा। स्पष्टीकरण 4 में आइए, कंस्ट्रक्टिव सबसे खतरनाक है ये, इसलिए खतरनाक हैं। देखिए क्यों खतरनाक हैं ये। आपका जो केस पूछा जाता है, नवाब हुसैन वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए आपका इस केस में बताया जाए, ये एक सब इंस्पेक्टर था, यूपी में सब इंस्पेक्टर था, यानी कि एसआई था, यूपी में एसआई था, सब इंस्पेक्टर था। ए को आईजी ने नियुक्त किया था, ए को आईजी ने नियुक्त किया और इसे बर्खास्त कर दिया गया, कह सकते हैं कि डीआईजी द्वारा, यानी कि डीआईजी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक ने नियुक्त किया और उसके नीचे के अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक ने इसकी सेवा से इसको ए को बर्खास्त कर दिया। ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर किया। देखिए ये क्या तर्क उठा सकता था, तो अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। पहला तर्क उठा सकता था कि हजूर हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, आडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि हमें बिना सुने ही बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा तर्क ये उठा सकता था कि जिस प्राधिकारी ने हमें नियुक्त किया, यानी कि आईजी ने हमें नियुक्त किया था और डीआईजी ने हमें बर्खास्त कर दिया, और अनुच्छेद 311 कहता है कि जिस प्राधिकारी ने ये पॉइंट किया है उससे नीचे का प्राधिकारी कह सकते हैं कि उसे बर्खास्त या टर्मिनेट नहीं कर सकता। देखिए नीचे का पदाधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता, ये खूब क्वेश्चन बनता है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। मेंस में उत्तराखंड तो 3 बार लगातार बनाया, यूपी 2 बार बनाया, प्री में ये क्वेश्चन बना। अच्छे से इस केस को जरूर याद रखिए, नवाब हुसैन वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। अगला देखिए इसमें आपका, अब ए ने हमें सुना नहीं गया, अपनी याचिका में ये बात तो लिखा, न्यायालय ने माना आपको सुना गया, लेकिन दूसरी बात पर वह जीत सकता था क्योंकि आईजी ने नियुक्त किया और उसके नीचे के प्राधिकारी डीआईजी ने उसे बर्खास्त किया था, लेकिन ये पॉइंट उठाया ही नहीं, यानी कि याचिका में रखा ही नहीं। याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई, गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसे अब याद आया कि हमें तो ये मामला, ये पॉइंट उठाना चाहिए था, हम तो उठाए ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लागू किया और कहा कि जब आप उच्च न्यायालय में ये बिंदु उठा सकते थे तो आपको चाहिए था कि ये पॉइंट भी अपनी याचिका में उठा लेते। अगर आप मिस कर गए तो सुप्रीम कोर्ट में इसे नहीं उठा सकते और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ने इसकी सर्विस ले ली, ये पा जाता सर्विस, पुनः बर्खास्तगी ख़त्म हो जाती। लेकिन एक गलती सब पे भारी पड़ती है, जैसे एक बिहारी सब पे भारी, तो जीवन में एक गलती आपका बहुत भारी पड़ती है। तो आपका फिर बता दिया जाए, बिहार सिविल जज की परीक्षा है, कोई गलती न करिए क्योंकि एक क्वेश्चन की गलती भारी पड़ सकती है मेरिट में आने के लिए। आइए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बाद जो सामान्य बातें हमें पढ़नी हैं वह आपका पढ़ना है, कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण 7 और 8।
धारा 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 7 और 8 पढ़ना है। ये पूछा गया है, डिटेल में हम बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा 2-3 दिन रे जुडिकेटा में। स्पष्टीकरण 7 और स्पष्टीकरण 8 ये 1976 में जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। इसको हम बताएंगे डिटेल में। अब आइए आगे देखा जाए, रेस जुडिकेटा का उद्देश्य क्या है। पहले एक एक छोटी छोटी बातों को कवर किया जाए। रेस जुडिकेटा का एम क्या है, पहले उद्देश्य देखा जाएगा, उसके बाद जूरिस्प्रूडेंशियल बेस देखा जाएगा, विधि शास्त्रीय आधार। लेकिन पहले हम एम देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं। जहाँ तक लक्ष्य या ध्येय या उद्देश्य की बात है, रेस जुडिकेटा क्यों ऐसा नियम बनाया गया, यानी कि प्रांग न्याय का नियम क्यों बनाया गया, तो आप कल्पना करिए इसके पीछे बहुत बड़ी कह सकते हैं बहुत बड़ी खासियत रही है। एक एक पॉइंटों को देखिए। पहला उद्देश्य है वादों की बाहुल्यता को रोकना, यानी कि अगर रेस जुडिकेटा नहीं रहता तो मुकदमों की बाढ़ आ जाती, वादों की भरमार हो जाती, वादों की बाहुल्यता हो जाती। अब देखिए वादों की बाहुल्यता कैसे होती, एक उदाहरण से भी चलता रह जाए। ए बी के खिलाफ इस मकान को लेकर मुकदमा किया और ए हार गया। अगर रेस जुडिकेटा नहीं रहता तो ए फिर मुकदमा करता बी के खिलाफ, ए फिर मुकदमा करता, मुकदमा अंतहीन होता। यानी कि इसका मतलब कह सकते हैं मुकदमा अंतहीन होता और मुकदमों की बाहुल्यता आ जाती। अतः वादों की भरमार या वादों की बाहुल्यता या वादों की बाढ़ को रोकने के लिए ही रेस जुडिकेटा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, लागू भी है। दूसरा उद्देश्य है न्याय प्रशासन में अराजकता को रोकना, यानी कि न्याय प्रशासन में अराजकता को रोकना। न्याय प्रशासन में अराजकता को रोकने के उद्देश्य से रेस जुडिकेटा का सिद्धांत बनाया गया। अब न्याय प्रशासन में अराजकता कैसे रोकता है रेस जुडिकेटा? इसलिए रोकता है कि एक बार जब न्यायालय ने ए और बी के बीच विवाद में फैसला सुना दिया तो अराजकता पैदा न हो, हाय तौबा न मचे। आपका एक बार फैसला आ गया तो आ गया, अब उसको मानिए। जैसे कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला सुना दिया तो सुना दिया। अब कोई ये कहे फिर लोअर कोर्ट में जाए फैजाबाद के, फिर मुकदमा करे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ चुका है अब रेस जुडिकेटा के रूप में काम करेगा और मुकदमा तुरंत क्या हो जाएगा? डिसमिस। यानी कि आपका ये भी सतर्क रहना है कि न्याय प्रशासन में अराजकता को क्या किया जाता है, इसके द्वारा रोका जाता है। तीसरा उद्देश्य देखा जाए, जहाँ तक तीसरे उद्देश्य की बात है, अंतहीन वादों का सिलसिला शुरू होने से रोकना, यानी कि अंतहीन वादों का सिलसिला शुरू होने से रोकना। यदि रेस जुडिकेटा नहीं रहता तो अंतहीन मुकदमे चलते, पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा ही चलता। अगला ये है कि समर्थवान पक्षकार द्वारा उसी विवाद विषय वस्तु को लेकर अपने विपक्षी को
बार बार तंग करने से रोकना। अगर रेस जुडिकेटा नहीं रहता तो जो सक्षम पक्षकार रहता एक ही काजाफिक्शन को लेकर बार बार अपने विपक्षी को परेशान करता। और अगला उद्देश्य है न्यायिक निर्णयों को निश्चयात्मक प्रदान करना, यानी कि न्यायिक निर्णय को कंक्लूसिव मानना, निश्चायक मानना। तो कैसे न्यायिक निर्णय निश्चायक माने जाते हैं? जैसे कि ए और बी के बीच विवाद हुआ मकान को लेकर, ए के पक्ष में फैसला आया, बी हार गया। तो जब एक बार न्यायालय ने एक विवाद पर फैसला सुना दिया तो उस फैसले को कंक्लूसिव अकाट निश्चायक माना जाए। अगर ऐसा नहीं रहता तो भी पुनः मुकदमा बार बार करता, भले हारता लेकिन ए को परेशान कर देता। अगला उद्देश्य है मुकदमेबाजी का अंत हो, यानी कि मुकदमाबाजी ज़्यादा न हो। अगला उद्देश्य है पक्षकारों को डबल सूट, दोहरे वाद से संरक्षण प्रदान करना। अगला उद्देश्य है व्यर्थ के वादों को रोकना। अगला उद्देश्य है मुकदमेबाजी का अंत होना, यानी कि मुकदमेबाजी का अंत कर दिया जाए। इस प्रकार आपका एम बताया गया, उद्देश्य बताया गया। आइए अब उद्देश्य के बाद आपका जहाँ तक रेस जुडिकेटा के बारे में पढ़ना है, अब एक और सामान्य बात निकाल दी जाए। वह सामान्य बात यह है कि रेस जुडिकेटा धारा 10 और 11 में अंतर क्या है, यानी कि धारा 10 और धारा 11 में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस आपका इंटरव्यू के लिए अति महत्वपूर्ण है। भले आपका प्री के लिए महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए भले मेंस में कम चांस हो पूछने का, लेकिन मैं बता दूं कि आपका कह सकते हैं धारा 10 और 11 में इंटरव्यू से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसको पहले देख लिया जाए। आपका देखिए धारा 10 जहाँ तक बात है, धारा 10 में जो सिद्धांत हैं वह रेस सब जुडिस का है। धारा 10 में सिद्धांत है रेस सब जुडिस का सिद्धांत है, जबकि धारा 11 में जो सिद्धांत है रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 10 में विचाराधीन न्याय का सिद्धांत समाहित है, जबकि धारा 11 में पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत समाहित है। धारा 10 के तहत जब धारा 10 कब लागू होगी? जब एक विषय पर पहला मुकदमा चल रहा हो और दूसरा मुकदमा दायर किया जाता हो, तब धारा 10 लागू होगी। धारा 10 ऐसी दशा में दूसरे मुकदमे को खारिज नहीं करती, बस उसके विचारण पर रोक लगाती है। जबकि धारा, इसको अगले कल बताया जाएगा भाई, इसको आपका कल इसको बताया जाएगा। थोड़ा दिक्कत आ रही है बोलने में, इसके लिए खेद है। कल क्लास चलेगा।